अस्सलाम वालेकुम। तो हम पोर्शन कर रहे थे नॉन मेटल्स का इन केमिस्ट्री। तो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर फिफ्थ नॉन मेटल, जो है नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। अब देखो, नाइट्रोजन जो है ना, वो एग्जिस्ट करता है एज डाई एटॉमिक गैस। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है? N2। सही है। अब साथ ही साथ ये जो गैस है ना, ये होती है आपके पास इनर्ट गैस, मतलब अनरिएक्टिव गैस। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के जो दो एटम्स है ना, ये आपस में, इनका जो बॉन्डिंग होती है क्या होती है? थ्री ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, इनके दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग होती है जो बहुत स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से ये गैस क्या होती है? इनर्ट। सही है। थर्ड जो पार्ट है ना, वो क्या है कि ये कवर करती है 79% ऑफ एयर। ठीक है, क्योंकि ये इनर्ट होती है, अनरिएक्टिव, तो वी कैन से कि एयर, जब भी आमतौर पे जो मेजॉरिटी ऑफ एयर है वो क्या होती है, इसकी वजह से अनरिएक्टिव होती है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन भी होती है, जब भी एयर क्या होती है? रिएक्टिव। ठीक है, वरना हमारे पास मेजॉरिटी जो हिस्सा है ना एयर का, वो तो अनरिएक्टिव है बिकॉज ऑफ N2। लेकिन क्योंकि एयर में 20% साथ में O2 भी होती है ना, तो जब भी एयर क्या होती है? रिएक्टिव होती है। सही है। साथ ही साथ ये इस्तेमाल होती है इन द हैबर प्रोसेस, मतलब इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। ठीक है, जिसको हम हैबर प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली आज यही पढ़ रहे होंगे इसके बारे में, हैबर प्रोसेस के बारे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजन के सोर्स की। आती कहाँ से है? ऑब्वियसली एयर से आती है। किस तरह निकालते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ अ फेमस प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। ठीक है, ऑफ लिक्विड एयर। सही है, ये प्रोसेस है। सही है, तो ये था अबाउट नाइट्रोजन। अब हम पढ़ते हैं हैबर प्रोसेस के बारे में। ये क्या होता है? ऑब्वियसली ये होता है वो प्रोसेस जिससे हम अमोनिया को मैन्युफैक्चर करते हैं। इसमें होता क्या है कि 3 moles ऑफ H2 गैस रिएक्ट विथ 1 mole ऑफ N2 टू फॉर्म टू फॉर्म 2 moles ऑफ NH3, और ऑब्वियसली साथ में हीट भी निकलती है। ठीक है, अब देखो भाई, ये जो साइन है ना, इसका मतलब क्या होता है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। अब बिफोर वी मूव ऑन टू हैबर प्रोसेस इन मोर डिटेल, हमें पहले ये जो कॉन्सेप्ट है ना अबाउट द रिवर्सिबल रिएक्शन, इसको मुकम्मल तौर पे समझना पड़ेगा। ठीक है, कि ये होता क्या है और ये काम किस तरह करता है। ठीक है, क्योंकि जो हैबर प्रोसेस है ना, ये बेसिकली इसकी एग्जाम्पल है। ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हमें पहले इसको समझना पड़ेगा, ये क्या शे है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। हमारे पास केमिस्ट्री में दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल में क्या होता है? एक तरफ होते हैं रिएक्टेंट्स, एक तरफ होते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, और एट द सेम टाइम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स भी फॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम। ये नहीं कि अलग से कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ, ऐसा नहीं होता। एक साथ ही जब आर से पी बन रहा होता है, उसी मोमेंट पे पी से आर भी बन रहा होता है। ठीक है, तो जब आर से पी बनता है ना, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड, और जब पी से आर बन रहा होता है उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड। बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये था डेफिनेशन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या होता है? ये रिएक्शंस विच अकर इन टू डायरेक्शंस, दैट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, उनको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, जबकि ऑन द अदर हैंड वो रिएक्शंस that occur only in one direction, that is from reactants to products,
उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। और हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है हैबर प्रोसेस, जो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। अब एक और बात जो समझने वाली है इन द रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि हम वो पढ़ रहे हैं, सही है, कि लेट से अगर मेरे पास रिएक्टेंट साइड पर ए प्लस बी रिएक्ट कर रहा है रिवर्सिबली टू फॉर्म सी प्लस हीट, साथ में हीट भी निकल ली है। तो अब मुझे बताओ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो कि ये है, ये एक्सो है या एंडो? तो आपका जवाब होगा एक्सो, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट निकल ली है, बाहर निकल ली है। तो ये क्या है? एक्सो, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सो में है, तो रिवर्स क्या होगा? बैकवर्ड क्या होगा? एंडो होगा, क्योंकि रिवर्स में हमें हीट चाहिए, रिक्वायर्ड है टू फॉर्म पी प्लस है, सही है, बैकवर्ड में, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरह हमारे पास जो हैबर प्रोसेस है, 3H2 प्लस N2, मुझे बताओ ये जो प्रोसेस है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है? ऑब्वियसली एक्सो है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड में हीट बाहर निकल ली है। तो रिवर्स में क्या होगा? मतलब बैकवर्ड्स में एंडो, क्योंकि रिवर्स में हीट अंदर आ रही है, रिएक्ट कर रही है विद NH3 टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, सही है। लेकिन अब एक बात समझो अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में इवन तो एक डायरेक्शन क्या होती है? एक्सो होती है, और दूसरी डायरेक्शन क्या होती है? एंडो, ठीक है। लेकिन हम हम जो है रिवर्सिबल प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म हो रही होती है, ठीक है। तो जब भी आपसे अगर कोई पूछे ना कि हैबर प्रोसेस जो है ये क्या है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, तो इवन तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सो है, रिवर्स में एंडो है, लेकिन आप क्या बोलोगे कि ये जो है इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इसका काम क्या है इस प्रोसेस का? टू मेक अमोनिया। और क्योंकि हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही अमोनिया बन रही है, हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, तो जब भी हम रिवर्सिबल प्रोसेस में फॉरवर्ड डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं, तो जब भी हम बोलेंगे हैबर प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये बात याद रहे, सही है। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन, के होते क्या हैं ये, किस तरह देखते हैं इनको, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट लिखो अपने पास, एक पॉइंट लिखो अपने पास, कि इन रिवर्सिबल रिएक्शंस reactants reactants are converted into products, ठीक है, while products are converted back into reactants, और ये दोनों काम क्या और होते हैं? साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एट द सेम टाइम। दैट इज वाई, इसी वजह से, इस पॉइंट की वजह से आपके पास कभी भी, दैट इज वाई रिवर्सिबल रिएक्शंस में reactions do not produce do not produce 100% प्रोडक्ट यील्ड। मतलब इसमें 100% प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होती, क्योंकि खुद देखो ना भाई, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, साइड है, ठीक है। तो आर कन्वर्ट हो रहा है पी में, और सेम टाइम पे पी कन्वर्ट हो रहा है आर में। तो पी जो है वो 100% नहीं बनेगा, क्योंकि जैसी पी बनता है तो वापस पी कन्वर्ट हो जाता है आर में। जबकि जो इरिवर्सिबल होते हैं रिएक्शंस, उसमें क्या होता है? पूरा का पूरा आर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पी में, जब भी हमारे पास पी का 100% यील्ड आता है, ठीक है। लेकिन रिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता, ठीक है, बिकॉज ऑफ
दिस रीजन। आई होप क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात लिखो जो इसके बारे में अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शंस के स्टेज स्टेज इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन rate of forward reaction when rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। ठीक है। तो जब भी हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेसेस में रिएक्शंस में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड के रिएक्शन के, तो इसको हम बोलते हैं, एक टर्म यूज करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। क्यों यूज किया? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो गया? बराबर हो गया। इसका रेट बराबर हो गया। ठीक है। तो जिसकी वजह से आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम आप अचीव कर लेते हो। ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल्स मूव करना बंद कर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस तेजी से पार्टिकल्स आर से पी जा रहे हैं, उतने ही रेट पर पी से आर जा रहे हैं। ठीक है। सही है। जितनी जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर से पी पे मूव कर रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स पी से आर पे मूव कर रहे हैं। ठीक है। ये मतलब है केमिकल इक्विलिब्रियम का। ठीक है। और ऑब्वियसली पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। तो इस हिसाब से एक और पॉइंट लिखो अपने पास कि इक्विलिब्रियम इन विच पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव कॉन्स्टेंटली मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम। थस थस वी कैन से कि एवरी केमिकल इक्विलिब्रियम इज एवरी केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि हर केमिकल इक्विलिब्रियम में तो क्या होता है बेसिकली, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। इसमें क्या हो रहा होता है? पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, पार्टिकल स्टॉप नहीं हो जाते। मतलब पार्टिकल्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं भाई, ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये क्या है? एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सही है। आई होप क्लियर है। तो ये था पूरा ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस दैट आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने हैबर प्रोसेस की। कमिंग बैक टू हैबर प्रोसेस। ठीक है। अब देखो भाई, कंडीशंस की बात करते हैं पहले तो। आपके पास ये था रिएक्शन, आपके पास 3 मोल्स ऑफ H2 प्लस 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ NH3 प्लस हीट। ठीक है। तो कंडीशंस क्या है इस रिएक्शन की? ठीक है। तो टेम्परेचर होता है 450 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है आयरन और आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है। और प्रेशर होता है 200 एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब ये जो कंडीशंस है ना आपके पास, इन कंडीशन से आपके पास मैक्सिमम NH3 बनती है, क्योंकि ऑब्वियसली 100% तो बनना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन ये जो कंडीशंस आपने रखी है ना फॉर दिस प्रोसेस, इससे हमारे पास जो है ना, इसका मैक्सिमम प्रोडक्ट बनता है।
ठीक है, जो हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि हम यही चाह रहे होते हैं बनाना। सही है। तो अब लिखो, अब ये देखते हैं भाई कि हम क्यों ये खास प्रेशर या क्यों ये खास टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं, और क्यों हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, हम क्यों यही खास इस्तेमाल करते हैं और क्यों यही खास प्रेशर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा खासा हाई प्रेशर होता है ये, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं हम। ठीक है, ये तो आपको याद करना है। ठीक है, अभी क्यों इस्तेमाल करते हैं ये भी आपको, यू शुड नो द लॉजिक। ठीक है, कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में हम क्यों इस तरह कंडीशंस रखते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या मिल रहा है। तो अपने पास हेडिंग डालो कि कंडीशंस फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट, और वी कैन से कंडीशंस फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। कंडीशंस फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, मतलब ऐसी कंडीशन जिससे फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर हो रहा है, इसको हम इंकरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो भाई, हमारे पास ये है हैबर प्रोसेस की इक्वेशन। ये फॉरवर्ड है, बैकवर्ड। ठीक है, और 2 मोल्स बन रहे हैं NH3 के, प्लस हीट। ठीक है, अब देखो यार, अब लेट से टू अंडरस्टैंड दिस, लेट से मेरे पास ये कंटेनर है, बीच में दीवार है, और यहाँ से रास्ता है लिक्विड के फ्लो करने का। ठीक है, और ये लिक्विड हमने डाला हुआ है, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब अगर मैं इस रिएक्टेंट साइड पे इस तरफ से डालता हूँ पानी, लेट्स से 5 dm³ ऑफ वाटर। ठीक है, तो ऑब्वियसली आर साइड जो है बढ़ेगी, और पानी जो है वो यहाँ पर शिफ्ट होता रहेगा। ठीक है, और अगर मैं साथ एक और काम करूँ कि मैं पी साइड पर, इस साइड पे यानी यहाँ से पानी निकालता भी रहूँ, मतलब 5 dm³ ऑफ वाटर यहाँ से निकालता भी रहूँ, तो मुझे बताओ, क्या रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता रहेगा, शिफ्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली कुछ रिएक्शन, कुछ पानी पीछे भी आएगा, लेकिन अच्छा खासा पानी R2 पी जाएगा इंस्टेड ऑफ P2R, क्योंकि मैं यहाँ से भर रहा हूँ पानी और यहाँ से निकाल लूँ, है ना। तो ऑब्वियसली क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो आपके पास पी से आर भी जाएगा, लेकिन मेजोरिटी जो वाटर है वो आर से पी जाएगा, है ना। तो सेम लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए, अगर हमें हैबर प्रोसेस में हम चाहते हैं कि हमारा जो अमोनिया है वो ज़्यादा बने, तो हम क्या करेंगे। नंबर वन, हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन पे। क्या बात करेंगे कि हम बोलेंगे भाई कि आप क्या करो, एक काम करो, इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, और साथ ही एक और काम भी करो, तो क्या ही बात है कि आप साथ ही साथ रिमूव द प्रोडक्ट्स। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपका इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, मतलब आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब आर से पी बन रहे होंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, मतलब टुवर्ड्स दी राइट, टुवर्ड्स दी राइट। ठीक है, और हमें राइट शिफ्ट करवाना है उसको, क्योंकि हमें अमोनिया चाहिए। ठीक है, सही है। तो लिखोगे क्या, आपके पॉइंट के लिखोगे रीजन क्या है, कि इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, आर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, आर मतलब रिएक्टेंट्स, पी मतलब प्रोडक्ट्स, एंड रिमूविंग पी विल शिफ्ट विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम will shift the equilibrium in forward direction।
ठीक है। हेंस जो यील्ड है ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इंक्रीजेस। क्लियर है? तो ये बात हो गई पहली भाई, कंसंट्रेशन की, कि अगर आपको अमोनिया चाहिए ज्यादा तो आप क्या करेंगे, आप ये काम करोगे। अब सेकंड बात क्या है, कंडीशन क्या करेंगे हम, कि हम बात करेंगे टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर को समझने के लिए कि हम क्या करेंगे विद टेम्परेचर, वी शुड नो अ सर्टेन थिंग्स अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शंस जो कि अप्लाई होती हैं टेम्परेचर पर। वो क्या है भाई, कि खुद देखो, लेट्स से मेरे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, A+B, ठीक है। इन द रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर्म कर रहा है C+ हीट, ठीक है। और ऑब्वियसली एक्सो है, ठीक है। और साथ ही मेरे पास एक और रिएक्शन है, X+Y, X+Y प्लस हीट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट Z। ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में एंडो, क्योंकि हीट यहाँ पर आप ले रहे हो अंदर, ठीक है। अब सही है। अब देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर आपके पास फॉरवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सो है ना, तो आप टेम्परेचर क्या करोगे, आप टेम्परेचर कम कर दोगे, यू विल डिक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है। मतलब अगर हम बोलेंगे इसको कि इन एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शंस, इन एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शंस मतलब वो रिवर्सिबल रिएक्शंस जिनका फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सो है, उनमें हम क्या करेंगे, टेम्परेचर कम कर देंगे ताकि हमारा जो इक्विलिब्रियम है ना, वो शिफ्ट हो जाए टुवर्ड्स दी प्रोडक्ट साइड, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें एंडो की, तो इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शंस वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर, वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर, ताकि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए टुवर्ड्स दी प्रोडक्ट साइड, मतलब इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि हमें इन दी एंड हमें इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना है इन द राइट साइड, मतलब इन द फॉरवर्ड साइड, है ना, टुवर्ड्स दी फॉरवर्ड साइड, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे, और इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस हम टेम्परेचर कर देंगे इंक्रीज, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अब लेट्स, एक क्वेश्चन है मेरे पास कि ये रहा हैबर प्रोसेस, ये रहा आपके पास हैबर प्रोसेस, ठीक है, जो कि आपको पता है कि ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो मुझे बताओ इसमें हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे या टेम्परेचर कम करेंगे, ताकि हमारे पास अमोनिया ज़्यादा बने। तो ऑब्वियसली हम टेम्परेचर क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये है एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो पॉइंट क्या है कि इन एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शंस टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते हैं टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, जबकि एंडो में हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। सही है। ये पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग टेम्परेचर दैट यू शुड रिमेंबर। अच्छा, अब बात ये कि हमें बताया गया है कि भाई टेम्परेचर शुड बी लेस इन एक्सोथर्मिक। अब ये जो हमने कंडीशन लिखी है अपने पास कि इन द हैवर प्रोसेस हम इतना टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो अच्छा खासा टेम्परेचर है, ये ज़्यादा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसकी वजह ये है भाई, उसकी वजह ये है कि अगर हम टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे ना, टेम्परेचर बहुत कम करने से हमारे पास रिएक्शन भी स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट लिखो कि टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन शुड नॉट बी लेस देन
द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है। अदरवाइज रेट ऑफ रिएक्शन विल गेट स्लो। ठीक है, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा फिर। ठीक है, तो और अलग मसला आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन आपने क्या पढ़ा कि अगर आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रिवर्सिबल, तो आप टेम्परेचर कम कर दोगे, लेकिन इतना भी कम नहीं करोगे करोगे कि आपका रिएक्शन ही स्लो हो जाए। ठीक है, तो जब भी हमने एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चूज कर लिया इसके लिए, हैबर प्रोसेस के लिए, जो कि है क्या है, 450 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने थर्ड कंडीशन की, जो कि है आपके पास प्रेशर। अब प्रेशर के लिए यू शुड नो सर्टेन थिंग्स, कि आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मोल्स। ठीक है, मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के भी। ठीक है, प्रेशर बढ़ाओगे तो मोल्स कम होंगे। ठीक है, और मोल्स बढ़ाओगे तो प्रेशर शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स दी लेस नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब ये किस तरह अप्लाई होता है इन रिवर्सिबल रिएक्शंस। लेट्स से मेरे पास रिएक्शन है 3H2N2, रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3। ठीक है, ये क्या है, हैबर प्रोसेस। अब देखो भाई, मेरे पास ये है रिएक्टेंट साइड और ये है प्रोडक्ट साइड। ठीक है, यहाँ पर कितने मोल्स हैं, 3 + 1, ये है आपके पास 4 मोल्स, है ना, आर साइड पर। ठीक है, जबकि पी साइड पे आपके पास कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। तो अब मुझे बताओ, अगर आपको, आप चाहते हो कि आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाए इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो आप क्या करोगे, आप प्रेशर बढ़ाओगे कम करोगे। तो ऑब्वियसली आप प्रेशर जो है, इस केस में आप प्रेशर बढ़ाओगे। क्यों बढ़ाओगे, ताकि आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाए टुवर्ड्स द लेस नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता है भाई कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में किस तरह काम करता है कि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट वहां होगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। और क्योंकि इस केस में हैबर प्रोसेस में नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड पे कम है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी प्रेशर बढ़ाते हैं, जब भी हमने क्या लिया प्रेशर, 200 एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो कि बहुत ही हाई प्रेशर होता है। ठीक है, दैट इज वाई हमने ये कंडीशन ली है इन हैबर प्रोसेस। सिमिलरली एक और बात करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक रिएक्शन है PCl5 इन a reversible reaction forms PCl3 + Cl2। अब मुझे बताओ, इस रिएक्शन में, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसमें हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस में हम क्या करेंगे, प्रेशर हम पहले देखेंगे भाई कि ये है रिएक्टेंट साइड, इसमें 1 मोल है, 1 नंबर ऑफ मोल्स, और इस साइड पे हमारे पास कितने मोल्स हैं, 2 नंबर ऑफ मोल्स, एक इसका और एक इसका। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हम चाहते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे, प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, सही है, क्योंकि प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। तो हम जब प्रेशर को कम करेंगे तो प्रेशर वहाँ शिफ्ट, सॉरी, इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब लेट्स से
मेरे पास एक और रिएक्शन है, H2 + Cl2 इन a reversible reaction forms 2HCl। अब इस केस में हमारे पास R साइड पे भी 2 मोल्स हैं और P साइड पे भी 2 मोल्स हैं। तो इस केस में ना आपके पास इस रिएक्शन में जहां पर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ मोल्स बराबर हों, तो इस केस में आपके पास नो अफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है, नो अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। ठीक है, जहां पर मोल्स सेम हो, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सही है, आई होप क्लियर है। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है। ठीक है, तो ये था अंडरस्टैंडिंग ऑल अबाउट द कंडीशंस, किस तरह आपको कंडीशंस ऊपर नीचे करनी पड़ती हैं इन द केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, अच्छा एक और बात जो समझने वाली है भाई, कि जो सही है, तो हमने ये पढ़ ली कंडीशंस अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शंस। अच्छा एक और बात, एक और कंडीशन होती है कैटलिस्ट की, कि हम कैटलिस्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं। भाई अब देखो, कैटलिस्ट जो है ना, वो क्या करता है, वो बेसिकली वो ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, ये कैटलिस्ट क्या करता है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज रेट ऑफ बैकवर्ड, दोनों रेट्स ना इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली रिएक्शन में ना फॉरवर्ड भी तेज हो जाता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी फास्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों, ये काम होता है कैटलिस्ट का। ठीक है, कि इट ऑल्टर्स दी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये काम करता है बेसिकली कैटलिस्ट। ठीक है, जबकि लाइक लेट्स से टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर वगैरह, अगर आप बात कर रहे हो हैबर प्रोसेस की, तो इस केस में आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ना। तो ये टेम्परेचर आप कम कर रहे हो ना, ये क्या कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या मतलब है इसका, कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा है ना रेट, उसका रेट बढ़ रहा है। ठीक है, ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली बी से ए भी कन्वर्जन हो रही है, मतलब प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है वो बी से ए भी बन रहे हैं, लेकिन जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, वो तेज हो गया है। ठीक है, जब भी हम बोलते हैं भाई कि इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो गया है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो इसकी वजह से प्रोडक्ट जो है ना वो ज्यादा बनेगा, उसकी यील्ड ज्यादा हो जाएगी देन यूजुअल। ठीक है, जब भी हम कंडीशंस को ऑल्टर करते हैं उस लिहाज से। ठीक है, आई होप क्लियर। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन जो हमने पढ़ लिया इन डेप्थ, ताकि हमें हैबर प्रोसेस के कंडीशंस जो हैं वो समझ में आ जाए और पता चल जाए कि हैबर प्रोसेस काम किस तरह करता है। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, हमने पढ़ा भाई हैबर प्रोसेस हम बनाते हैं अमोनिया। अब सवाल ये कि अमोनिया जो है वो बन गई। ठीक है, अब उसके यूजेस क्या हैं, क्यों बनाते हैं अमोनिया भाई, कहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो ये भी देख लो। अमोनिया इस्तेमाल होता है पहले तो फर्टिलाइजर्स में, फर्टिलाइजर्स में। ठीक है, और अमोनिया इस्तेमाल होता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HNO3, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। तो इसको बनाने के लिए भी अमोनिया इस्तेमाल होता है। क्या रिएक्शन है, NH3 अमोनिया जो है वो रिएक्ट करती है विथ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म HNO3 + H2O। ठीक है, ऑब्वियसली ये क्या है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि हमने शो किया सिंगल एरो से। ठीक है, और इसमें आप अमोनिया इस्तेमाल करते हो, जो हम बनाते हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ हैबर प्रोसेस। ठीक है, और थर्ड जो इस्तेमाल होता है ना अमोनिया अमोनिया का, वो होता है इन मेकिंग एक्सप्लोसिव्स। ठीक है, बॉम्ब वगैरह बनते हैं, ठीक है, अमोनिया से। सही है, अच्छा अब हम ना ये जो है ना फर्टिलाइजर्स, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, ये आपके कोर्स में है प्रॉपर। ठीक है, तो अब ये होते क्या है, ये वो सब्सटेंस होते हैं
substances which provide essential elements essential elements for plant growth plant growth are called fertilizers। ठीक है। और वो एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल नाइट्रोजन और अपना फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है। इस तरह के एलिमेंट्स जो है ना, ये प्रोवाइड करते हैं आपको आपकी प्लांट ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर्स। जब भी अक्सर फार्मर्स जो हैं वो अपनी खेत वगैरह में ये इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि प्लांट ग्रोथ जल्दी हो। ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हैं फर्टिलाइजर्स की? जैसे NH4NO3, ये है क्या है? अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर। और NH4 सल्फेट, ये कौन सा फर्टिलाइजर है? अमोनियम सल्फेट। और इसके अलावा है अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है। तो ये सब क्या है सारे? ये सारे हैं एग्जाम्पल्स अमोनियम फर्टिलाइजर्स की। ठीक है। आप चेक कर रहे हो इन सब में आपके पास क्या है? अमोनियम आयन मिलता है आपको। क्या होता है अमोनियम आयन? ये होता है आपके पास अमोनियम आयन NH4+। ठीक है। ये आपके पास क्या है? अमोनियम आयन। ठीक है। सही है। और एक और भी एग्जांपल है वैसे, पोटेशियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर की। लेकिन ऑब्वियसली ये आपके पास जो है वो अमोनियम फर्टिलाइजर नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल एक फर्टिलाइजर है। ठीक है। एग्जाम्पल है। ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है। अब एक और पॉइंट लिखो अपने पास कि जो एक फॉर्मूला होता है लाइम वाटर और लाइम, ये क्या होता है पहले ही समझते हैं। तो लाइम वाटर जो होता है ना, वो होता है आपके पास कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। इनको आप डालते हो सॉइल में, किस लिए? दे आर यूज टू रिड्यूस एसिडिटी एसिडिटी ऑफ सॉइल। ठीक है। तो बेसिकली अब क्या सीन है, हमने दो चीजें पढ़ी। हमने पढ़ा भाई कि फार्मर जो है वो दो चीजें अपनी सॉइल में, खेत में डालता है। वो क्या है? एक तो है फर्टिलाइजर्स और एक है लाइम वाटर या लाइम। ठीक है। अब इसमें एक कॉशन फार्मर को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो क्या है भाई? कि उसको ये ध्यान रखना है कि वो कभी भी लाइम या लाइम वाटर और अमोनियम फर्टिलाइजर्स को अमोनियम फर्टिलाइजर्स को एक साथ सॉइल में मत डालें। एक साथ सॉइल में कभी नहीं डालें। ठीक है। ये एक बिग नो है फार्मर के लिए। ठीक है। समझ लो ये भंड है। अगर उसने कर दिया तो उसने भंड मार दिया। कि अगर उसने लाइम और अमोनियम फर्टिलाइजर्स को एक साथ डाल दिया ना सॉइल में, तो उसने एक बड़ा ब्लंडर कर दिया। क्यों कर दिया भला? क्योंकि आपको पता है अमोनियम फर्टिलाइजर में आपके पास होता है NH4+ का आयन। ठीक है। और लाइम जो है उसमें क्या होता है? लाइम या लाइम वाटर में अगर पानी के साथ मिक्स हो जाए तो लाइम वाटर बन जाता है। ठीक है। तो लाइम वाटर जो होता है वो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना। उसमें क्या होता है आपके पास? OH- आयन, है ना। तो OH- आयन और अमोनियम आयन मिलके बनाते हैं NH3 अमोनिया गैस प्लस वाटर। इससे क्या होता है? इससे ये मसला आता है कि जो अमोनियम फर्टिलाइजर में आपके पास ये कंपाउंड था ना, आयन था, जो बेसिकली जिसका काम था असल जो इस्तेमाल होता है इन प्लांट ग्रोथ, तो इसने लाइम के साथ मिलकर क्या बना दिया? अमोनिया गैस। और जैसे ही अमोनिया अमोनिया गैस बनी ना,
वो एटमॉस्फेयर में स्केप कर गई। तो बेसिकली इससे क्या नुकसान हुआ फार्मर को, कि जो फर्टिलाइजर उसने इस्तेमाल किया था ना, उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ सॉइल के लिए। मतलब बेसिकली वो किसी काम नहीं आया, उसके पैसे पूरे के पूरे वेस्ट हो गए, क्योंकि अमोनियम फर्टिलाइजर लाइम वाटर के साथ मिलके उसने बना दिया अमोनिया गैस। ठीक है। तो कभी भी फार्मर शुड नॉट यूज बोथ अमोनियम फर्टिलाइजर एंड लाइम at the same time. Otherwise, ammonia gas will be produced. Hence, nitrogen contents will decrease in soil. क्योंकि ऑब्वियसली अमोनिया गैस जब प्रोड्यूस होगी और स्केप कर जाएगी, तो आपके पास सॉइल में जो है वो नाइट्रोजन के जो गैस है जो चाहिए होती है फॉर प्लांट ग्रोथ, वो क्या हो जाएगी, कम कम हो जाएगी। जब ये कम होगी तो आपका जो फर्टिलाइजर है वो किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है। ऑब्वियसली जो आप पर्पस अचीव करना चाह रहे थे फ्रॉम दिस फर्टिलाइजर, वो पूरा ही नहीं होगा। तो ये एक बेसिकली फंड है फार्मर का, ठीक है, जो वो कर सकता है फॉर इट सॉइल। ठीक है, फॉर इट सॉइल, सही है। तो आई होप क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ हैबर प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। ठीक है, मैंने काफ़ी डेप्थ में बता दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और इस पोर्शन को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ठीक है।